हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी अर्न फॉर्म। रिटर्न फाइल करते टाइम क्या क्या गलतियां हो सकती है वो हम यहाँ देखेंगे और फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। पहला आता है B2B SEZ एंड डीम एक्सपोर्ट सप्लाईज। B2B मतलब सेल फ्रॉम रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। SEZ मतलब सेल टू SEZ यूनिट विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। DE मतलब होता है डीम एक्सपोर्ट। और फोर्थ वन आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई सब्ट्रैक्टिंग IGST। इट इज़ रेयरली यूज्ड इन दिस फॉर्म। तो पहला जो टेबल आता है उसमें ये सेल्स का रिपोर्ट होता है कि जो आप B2B पर्सन को सेल कर रहे हो, SEZ यूनिट को सेल कर रहे हो या डीम एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो सब डिटेल जाती है हमारी पहले टेबल में। अब इसमें क्या पॉइंट्स नोट करने के लिए है। फर्स्ट पॉइंट है GST हैज़ बीन एक्टिव एंड सेल इनवॉइस that has been on or after the effective date of registration of GSTN of supplier। सप्लायर के GSTN एक्टिव होना चाहिए और जो सेल इनवॉइस बन रहा है GST का वो उस डेट का होना चाहिए जिस दिन उसका GST नंबर आया हो। मतलब ऑन और आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन आया वो डेट या उसके आगे की डेट, उसकी बैक डेट नहीं चलेगी। सेकेंड पॉइंट आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी मैच्ड विद GSTN। इफ़ देयर हैज़ बीन mismatch in both then the ITC has been ineligible in the hands of recipient। अब सपोज कीजिए कि आपका अगर GST नंबर गुजरात का है जिसमें 24 लगता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसमें गुजरात का आएगा, अदर स्टेट का नहीं डाल सकते। अगर आप गुजरात में सप्लाई करो तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात का आएगा और GST नंबर भी गुजरात का आएगा। अगर आप GST नंबर गुजरात का डाल रहे हो और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र डाल रहे हो तो उसमें ITC इनएलिजिबल हो जाएंगे रिसिपेंट के लिए। उनको उनके रजिस्टर 2B के फॉर्म में इनएलिजिबल में दिखेगा वो। तो ध्यान रखिए उस बात का कि अगर आप GST नंबर जहाँ का डाल रहे हो वहीं का प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है रिवर्स चार्ज टैब शुड बी ऑलवेज एंड अदरवाइज द टैक्स लाइबिलिटी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि जो रिवर्स चार्ज का कॉलम होता है उसमें हमेशा नो रहना चाहिए। अगर आप सामने वाले को टैक्स लाइबिलिटी नहीं देना चाह रहे हो तो उस केस में हमेशा नो होना चाहिए। अगर आप यस कर दोगे तो रिसिपेंट के हाथ में टैक्स लाइबिलिटी आ जाएंगे, मतलब उसको फिर RCM के बेसिस पे टैक्स पे करना और क्रेडिट क्लेम करनी है। फोर्थ पॉइंट होगा ऑल्सो चेक द इनवॉइस वैल्यू मैच विथ टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स। अब इनवॉइस वैल्यू हमारी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स के साथ मैच होनी चाहिए। मतलब जैसे टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपये, अगर उस पर 18% GST लग रहा है तो 18 रुपये मतलब 100 रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू और 18 रुपीज़ टैक्स इज इक्वल टू 118। 118 रुपये हो गया तो 118 रुपये हमारी इनवॉइस वैल्यू आ जानी चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस दैन द पॉसिबल रीजन्स आर TCS अमाउंट एडेड इन इनवॉइस वैल्यू। अगर टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स वैल्यू इनवॉइस वैल्यू से मैच नहीं कर रही है तो उसका पॉसिबल रीज़न क्या है, TCS अमाउंट अगर इनवॉइस वैल्यू में ऐड हो सकती है। डिस्काउंट हैज़ बीन बुक्ड आफ्टर द टैक्स इन इनवॉइस वैल्यू, अगर टैक्स के बाद में कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका हो सकता है। और एनी अदर रीज़न एज द केस में भी, या राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो सकता है पॉइंट्स में, 3-4 रुपये का हमने राउंडिंग ऑफ में डाल दिया तो उसका डिफरेंस आ सकता है इनवॉइस वैल्यू में। सेकेंड टेबल आता है हमारा B2BA अमेंडमेंट, B2BA सप्लाईज। B2B मतलब जो हमने सेल किया और A मतलब अमेंडमेंट, मतलब B2B सप्लाईज का जो हमने पहले वाले टेबल में रिपोर्ट किया है यहाँ पे, उसका कोई अमेंडमेंट है तो हम दूसरे टेबल में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या क्या हो सकते हैं। चेंजेस इन GST, अगर आपने किसी का सिर्फ GST नंबर गलत डाल दिया था आप उसका GST नंबर अमेंड कर सकते हो। या चेंजेस इन इनवॉइस नंबर एंड डेट, किसी का इनवॉइस नंबर डालने में मिस्टेक हो, डेट में डालने में मिस्टेक हो तब वो चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस इन इनवॉइस वैल्यू, अगर इनवॉइस वैल्यू में कुछ डिफरेंस है तब वो चेंज कर सकते हो। सेम ऐसे टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई, इन सब केसेस में आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन एक बिल अमेंड होने के बाद वो दोबारा अमेंडमेंट नहीं होता, उसका आप ध्यान रखना। वही नीचे पॉइंट्स लिखे गए हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट है एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट डन इन सेपरेट इनवॉइस नंबर इज अ फाइनल अमेंडमेंट। इन सिंपल वर्ड्स अमेंडमेंट शुड बी डन वंस। कोई भी अमेंडमेंट किसी भी प्रकार का किया जाता है सिंगल इनवॉइस का, वो फाइनल अमेंडमेंट होता है। अगर आपने पहले कोई बिल इशू किया है उसका अगर कोई अमेंड करे तो वो एक ही बार अमेंडमेंट होगा, उसके बाद वो दोबारा अमेंड नहीं कर सकते आप उसको। तो ध्यान रखिए जो आप अमेंड कर रहे हो वो सही से अमेंडमेंट हो जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर इनवॉइस अमेंडमेंट लिमिट विल बी अप टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नवंबर मंथ और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9 and 9C विच एवर इज़ अर्लियर। अगर आप कोई प्रीवियस ईयर का अमेंडमेंट करना चाह रहे हो करंट ईयर में तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर के नवंबर मंथ तक या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9 9C विच एवर इज़ अर्लियर,
दोनों में से कोई भी अगर पहला डेट हो तो उसमें फाइल कर सकते हैं आप। अगर आपने नवंबर पीरियड तक फाइल नहीं किया तो उसके बाद आप अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। या अगर आपने अक्टूबर में GST 9 फाइल कर लिया और उसके बाद अगर आप अमेंडमेंट करो तो अमेंडमेंट तो करने देंगे आपको, लेकिन वो ITC इनएलिजिबल हो जाएंगे रिसिपेंट के लिए। थर्ड पॉइंट है B2C लार्ज और B2CL एंड B2CL है। B2CL मतलब B2C लार्ज ही हुआ है, एंड दूसरा है उसका B2CLA मतलब अमेंडमेंट, B2CL लार्ज का अमेंडमेंट। Invoices for taxable outward supplies to consumers where the supply of value is outside the state where the supplier is registered। अब ये क्या होता है B2CL किस केस में आता है, इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए। इंटर स्टेट मतलब जो आपके स्टेट के बाहर का सप्लाई है उसी का सिर्फ रिपोर्ट होगा B2CL में। और वो किस केसेस में B2CL में रिपोर्ट होगा, एक तो वो अनरजिस्टर्ड हो तब, या फिर दूसरा उसके इन्वॉइस वैल्यू 1 लाख के अंदर 1 लाख के ऊपर हो। टोटल इन्वॉइस वैल्यू शुड बी मोर देन 1 लाख। अब इसमें पहले 2.5 लाख की लिमिट थी कि अगर 2.5 लाख के ऊपर आपका इन्वॉइस वैल्यू जा रहा है तो आप B2CL में रिपोर्ट करोगे, अदरवाइज B2C में रिपोर्ट करोगे। बट ये वैल्यूज़ अमेंड होके 1 लाख हो गई है अगस्त 24 से, एंड जुलाई 24 तक थी आपकी 2,50,000 एंड फ्रॉम अगस्त 24 दिस इज 1 लाख रुपीज़। एंड इसके लिए क्या पॉइंट्स नोटेड रखने हैं, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, इन्वॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। अब B2CL में क्या क्या रिपोर्ट होगा, इन्वॉइस नंबर होगा, उसकी डेट होंगी, इन्वॉइस वैल्यू होंगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, टैक्स रेट होगा, टैक्सेबल वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड। B2CS में तो क्या होता है कि आपको सिर्फ उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है और टैक्सेबल वैल्यू लिखना है और टैक्स रेट लिखना है, लेकिन इसमें इसका इन्वॉइस डिटेल्स जाएगा पूरा, सिर्फ GST नहीं जाएगा बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। एंड सेकेंड है एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट डन इन सेपरेट इन्वॉइस नंबर इज द फाइनल अमेंडमेंट। सेम जैसे B2B में है वैसे B2C के अंदर है B2CL में, कि आपको जो भी अमेंडमेंट रहेगा वो फाइनल अमेंडमेंट रहेगा, उसके बाद दोबारा अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। और B2CL का अमेंडमेंट कौन से टेबल में होगा, B2CLA, इसका अलग से टेबल आता है B2CLA का। अब थर्ड पॉइंट है प्रीवियस ईयर इनवॉइस अमेंडमेंट लिमिट विल बी अप टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये हर केसेस में थर्ड पॉइंट सिमिलर ही रहेगा सब में, कि कोई भी प्रीवियस ईयर का अमेंडमेंट जो होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नवंबर तक या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST 9 विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस का खास ध्यान रखना कि वो नवंबर तक हो जाना चाहिए, या GST 9 रिटर्न जब फाइल करो उसके पहले वो अमेंडमेंट कर देना जो भी हो आपका पेंडिंग। यानी लिमिट पे आप फोकस रखिएगा, 1 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख की नहीं है अभी अगस्त 24 से। बहुत लोगों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया और वो 2,50,000 को समझ रहे लिमिट अपनी। तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा कि 1 लाख की लिमिट है वो। फोर्थ पॉइंट है B2C स्मॉल और B2CS। B2C अब स्मॉल वाले क्या हो गया कि जो 1 लाख के अंदर इन्वॉइस वैल्यू है। सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द फॉलोइंग नेचर, इंटरस्टेड सप्लाई एनी वैल्यू। अगर आपका इंटरस्टेड सप्लाई है तो कोई भी वैल्यू चलेंगे, अगर इंटरस्टेड सप्लाई है तो 1 लाख और लेस, तो वैल्यू शुड बी 1 लाख और लेस फ्रॉम अगस्त 24 रिटर्न पीरियड ऑनवर्ड्स। अगर अगस्त 24 के पहले का है, तो अगस्त 24 के बाद का है तो 1 लाख के अंदर अंदर वैल्यू होनी चाहिए। अगर जुलाई 24 तक का है तो 2.5 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए। अब इसमें क्या पॉइंट्स नोटेड है, इसमें क्या रिपोर्ट होगा B2CS में, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। अब एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट सेम केस इसमें, कोई भी अमेंडमेंट जो आप करोगे वो आपका फाइनल अमेंडमेंट होगा, उसके दोबारा वो अमेंड नहीं कर सकते। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है B2CS के केस में, इफ़ द अमेंडमेंट ऑफ अप्रैल 25 मंथ ऑफ एनी स्टेट मेड इन नेक्स्ट मंथ जून 25। सपोज करो कि आपका अप्रैल 25 में गुजरात का कोई अमेंडमेंट था, वो अपने नेक्स्ट मंथ के रिटर्न पीरियड में गए, डेट इज़ जून मंथ के रिटर्न पीरियड में आपने उसका अमेंडमेंट किया अप्रैल मंथ का, एंड आफ्टर फाइलिंग GST 1 यू केम टू नो अबाउट दैट द अनदर स्टेट अमेंडमेंट ऑफ अप्रैल 25 इज पेंडिंग। अब आपने अप्रैल 25 का अमेंडमेंट तो कर दिया जून में गुजरात का, लेकिन आपको फिर से ध्यान आया बाद में R1 फाइल करने के बाद जून का, कि भाई इसमें मेरा एक और अमेंडमेंट बाकी था अप्रैल मंथ में महाराष्ट्र स्टेट का। देन यू कांट डू द अमेंडमेंट इन अनदर मंथ अगस्त 25। अभी आपको कब ध्यान है, अगस्त 25 में,
अगस्त 25 में आपको ध्यान आ रहा है कि अप्रैल मंथ का एक और अमेंडमेंट रह चुका था, तो आप अमेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि पोर्टल रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप एक पीरियड का B2CS को कोई भी अमेंडमेंट फाइल कर दोगे तो उसका आप दोबारा अमेंडमेंट नहीं कर सकते दूसरे स्टेट का। तो आप ध्यान रखें, अगर कोई भी मंथ में कोई B2C का स्टेट का सब अमेंडमेंट कर रहे हो तो वो एक ही बार में हो जाना चाहिए। हर स्टेट का एक बार वेरीफाई कर लेना आपकी क्लाइंट से कि वो अमेंडमेंट सही है ना, उसके अलावा कोई दूसरा तो अमेंडमेंट नहीं है ना उस पीरियड का। अगर है तो आप उसी एक ही पीरियड में कर लीजिए पहले दोबारा, क्योंकि आपको करने नहीं देंगे पोर्टल वो। फिर आएगा 5th पॉइंट हमारा है CDNR एंड CDNRA। CDNR मतलब क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड अमेंडमेंट। अब क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू टू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। डेबिट और क्रेडिट नोट इशूड अगेंस्ट इनवॉइस will be reported here against original invoice, hence fill the details of original invoice also which was furnished in B2B section of earlier current tax period। अब इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू की है B2B के अगेंस्ट में, जो आपने B2B में सेल्स दिखाया था पॉइंट नंबर 1 में, यहाँ पे अपने जो भी सेल्स दिखाया उसका अगर आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू कर रहे हो तो उसका आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना रहता है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। लेकिन ये पहले होता था, अभी करंट पीरियड में अब इसको जैसे अब अगर आप 2025 में अगर कोई रिटर्न फाइल करो तो उसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वो पोर्टल से हटा दिया गया वो वाला कॉलम कि B2 जिस बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट बन रही है उसका भी आपको रिपोर्ट करना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अब क्रेडिट नोट किस चीज़ की इशूड हो सकती है? गुड्स रिटर्न की, डिस्काउंट गिवन, रेट डिफरेंस, वटाव एक्सेट्रा। या आपका कोई माल रिटर्न आ रहा है तो आप उसका क्रेडिट नोट बनाओगे, या कोई पार्टी का डिस्काउंट दे रहे हो तो उसका क्रेडिट नोट बनाओगे जो GST का है, रेट डिफरेंस का हो सकता है, वटाव का हो सकता है। और डेबिट नोट क्यों इशूड होती है? इंटरेस्ट चार्ज टू रिसिपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट पेमेंट और ड्यू टू वेरिएशन इन प्राइस ऑफ B2B सेल्स फॉर विच डेबिट नोट हैज़ बीन इशूड। अब डेबिट नोट किस केस में बनेगा? अगर आपका कोई भी, जैसे आपने माल भेजा हुआ है पार्टी को, अगर वो पार्टी पेमेंट लेट करे तो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे उस पर, तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आप GST भी भरना पड़ेगा आपको उस पर। तो इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं हम लोग लेट पेमेंट पे, उस पर हमको GST भरना रहता है, तो उसका हम डेबिट नोट इशू करेंगे, B2B का नहीं, क्योंकि सेल तो हमारा है ही नहीं इसमें, ये तो हम सिर्फ एक इंटरेस्ट ले रहे हैं जो लेट पेमेंट का है, तो उस पर हम लोग डेबिट नोट इशू करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि वेरिएशन इन प्राइस, अगर आपने जैसे B2B में कोई चेंजेस कर, B2B में कुछ प्राइस वेरिएशन हो गया है बिल में, क्वांटिटी को लेकर कोई प्राइस वेरिएशन हुआ है तो उसका आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या है इसमें? एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट डन इन सेपरेट इनवॉइस नंबर इज द फाइनल अमेंडमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, अमेंडमेंट शुड बी डन वंस, अमेंडमेंट शुड बी रिपोर्टेड अंडर द टेबल CDNRA। सेम पॉइंट इसमें भी है कि कोई भी अमेंडमेंट आप करोगे तो वो एक ही बार अमेंडमेंट होगा, दोबारा वो अमेंडमेंट नहीं होगा। और अमेंडमेंट कौन से टेबल में होगा? CDNRA। CDNR सिर्फ आपका जो बिल इशू हुआ क्रेडिट नोट डेबिट नोट उसके लिए, और क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमेंडमेंट के लिए अलग से टेबल है CDNRA करके। 6th पॉइंट है हमारा CDNUR एंड CDNURA। अब CDNUR क्या होता है? क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसमें क्या है? क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट इंटरस्टेट इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 1 लाख रुपीज़। जैसे कि हमने पहले B2CL का केस देखा था, उसमें अगर कोई रिटर्न आता है तो हम CDNUR में रिपोर्ट करेंगे उसको। अब इसमें भी वही वैल्यू उसका सेम रहेगा, वैल्यू शुड बी मोर देन 1 लाख फ्रॉम अगस्त 24 एंड वैल्यू शुड बी मोर देन 2,50,000 अप टू जुलाई 24। अब सेल रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स ऑल्सो रिपोर्टेड इन दिस टेबल मेंशनिंग एक्सपोर्ट विथ पेमेंट और विदाउट पेमेंट। शिपिंग बिल डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड इन एक्सपोर्ट रिटर्न। अब आपने कोई भी एक्सपोर्ट किया है विद और विदाउट पेमेंट में, अगर उसका कोई रिटर्न आ रहा है तो वो एक्सपोर्ट में तो आपको उसमें अमेंड करने नहीं देंगे कि आप उसको चेंज कर दो। तो आपका जो एक्सपोर्ट का जो रिटर्न आ रहा है वो क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड में एक टैब है जहाँ पे B2CL का ऑप्शन आएगा, क्रेडिट एक्सपोर्ट विद पेमेंट और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर आपका B2CL का रिटर्न है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, तब वहाँ पे B2CL सिलेक्ट करके उसकी लिमिट के हिसाब से आप रिपोर्ट कर लीजिए। अगर आपका एक्सपोर्ट का है तो आप एक्सपोर्ट का कर लीजिए, विद और विदाउट पेमेंट आपको सिलेक्ट करना रहेगा। एंड पॉइंट्स टू बी नोटेड, एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट डन इन सेपरेट इनवॉइस नंबर इज अ फाइनल अमेंडमेंट। सेम चीज़ है जैसे हमने B2CL में देखी थी, वैसे उसके रिटर्न में भी सेम चीज़ रहेंगे। कोई भी अमेंडमेंट एक ही बार हो सकता है, दोबारा नहीं होगा। और अमेंडमेंट कौन से टेबल में होगा? CDNURA में। 7th पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट एंड
EXP मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमेंडमेंट। EXP डिनोट्स टू एक्सपोर्ट सेल्स बाय पोर्ट, मतलब पोर्ट के थ्रू हम जो सेल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम उसको डिनोट्स करते हैं EXP से। मतलब जी जो आपका R1 का एक्सेल फाइल रहेगा उसमें EXP करके लिखा रहेगा, पूरा एक्सपोर्ट करके नहीं लिखा रहेगा। अब एक्सपोर्ट कैसा हो सकता है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किस केस में होगा, अगर आपने LUT ले चुके हो तो LUT लेने की जो डेट है उसके बाद से जो भी आपका एक्सपोर्ट में सेल हो रहा है वो आपका विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में जाएगा, और विद पेमेंट ऑफ टैक्स का तो आपको डायरेक्ट रिफंड मिल जाएगा एज गेट के थ्रू। इनवॉइस वैल्यू एंड टैक्सेबल वैल्यू शुड बी सेम इन बोथ केसेस। अब जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विद और चाहे विद और विद पेमेंट में हो या विदाउट पेमेंट में हो, उसका टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू सेम होगा, क्योंकि टैक्स का तो आपको रिफंड मिल जा रहा है, तो इन टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू तो दोनों की सेम रहेंगी। एंड शिपिंग बिल डिटेल्स आर मैंडेटरी टू गेट ऑटोमेटिक रिफंड फ्रॉम आइसगेट आफ्टर फाइलिंग GST 3B रिटर्न फॉर्म। अब आपको शिपिंग बिल डिटेल्स मैंडेटरी रहेंगे उसमें फिल करने के लिए, क्योंकि आप R1 में जैसे रिपोर्ट करेंगे शिपिंग बिल डिटेल्स, वो 3B फाइल करने का तो उसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने का वो बताएंगा आपको एसगेट के पोर्टल पे वैलिडेट सक्सेस हुआ है या फेल्ड हुआ है या फिर उसमें कोई एरर है। अगर वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया तो आपको थोड़े दिन में विद इन मंथ आइसगेट्स के थ्रू रिफंड आना जाएंगे आपके बैंक में ऑटोमेटिकली। अगर आपने LUT ले चुके हो तो आपको फिर उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड के इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट के केस में कि मल्टीपल अमेंडमेंट्स आर अवेलेबल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स। अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करो तो उसमें मल्टीपल अमेंडमेंट आपको अवेलेबल मिलेंगे बिकॉज ऑफ चेंजेस इन शिपिंग बिल डिटेल्स और वैलिडेशन एरर फ्रॉम एसगेट। अब सपोज़ कीजिए कि आपने जिस दिन माल भेजा पोर्ट पे उस दिन आपका जो शिपिंग बिल जनरेट हुआ वो अलग था। अब किसी कारण की वजह से माल पोर्ट से निकला नहीं हो, वो पोर्ट पर अटक गया और उसके बाद में दूसरे पोर्ट से गए, दूसरे कंटेनर से गया, तो उस केस में क्या होगा, शिपिंग बिल डिटेल चेंज हो जाएंगे आपकी। तो पहले वाला शिपिंग बिल कैंसिल हो जाएगा, नया शिपिंग बिल जनरेट होगा, क्योंकि वो दूसरे कंटेनर से जाएगा वो पोर्ट्स के थ्रू। तो उस केस में आपको भी फिर R1 के अंदर अपनी वैल्यू चेंज करनी पड़ेंगे, तो उसके लिए मल्टीपल अमेंडमेंट्स अवेलेबल है, क्योंकि अगर सिंगल अमेंडमेंट रहेगा तो आपका रिफंड नहीं मिलेगा आपको, तो उस केस में आपका रिफंड का लॉस हो सकता है। इसके लिए GST पोर्टल में मल्टीपल अमेंडमेंट्स हमको एक्सेस दिया हुआ है, उसके आप मल्टीपल अमेंडमेंट्स कर सकते हो। अब इसमें जो प्रीवियस ईयर की लिमिट थी कि प्रीवियस ईयर अमेंडमेंट लिमिट विल बी अप टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नवंबर, ये इस केस में अप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का अगर आपका 1 साल बाद भी अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, आपने माल बेच दिया, कस्टम पे अटका पड़ा है वो, अगर वो 1 साल बाद भी एक्सपोर्ट हो रहा है तो आप उसका अमेंडमेंट कर सकते हो, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको नवंबर तक की वो फाइल करना रहेगा, तो उसके बाद आप नहीं कर सकते, उसके बाद आप कर सकते हो। फिर आता है हमारा 8.80 एंड 80A। 80 मीन्स होता है एडवांस टैक्स। अगर कोई भी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में आपको एडवांस रिसीव्ड हो रहा है उस केस में आपको एडवांस टैक्स भरना रहता है। जैसे आप इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स भरते हो क्वार्टरली, वैसे इसमें भी एडवांस पेमेंट भरना पड़ता है। अगर आपको कोई भी पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है गुड्स के अगेंस्ट में, तब उसका टैक्स वॉलेंटरी भर दीजिए R1 और 3B के थ्रू। अभी इस केस में क्या होता है कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना है कि कौन से स्टेट से आपको पैसा मिला एडवांस में। जैसा अगर आपको गुजरात से मिला था गुजरात लिख लो, महाराष्ट्र से मिला महाराष्ट्र लिख लो, केरला से मिला केरला लिख लो, उसमें जो भी स्टेट से मिल रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लिख लो और उसका अमाउंट लिख दो और उस पर आप टैक्स भर दो। एंड पॉइंट्स टू बी नोटेड, एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट डन इन सेपरेट इनवॉइस नंबर इज द फाइनल अमेंडमेंट। सेम है इसमें भी, कोई भी अमेंडमेंट आप एक ही बार कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो। नाइन्थ पॉइंट है उसी का एडजस्टमेंट। अब आपने कोई भी एडवांस टैक्स भर दिया, अब जब अब उसका बिल इशू करोगे तो वो बिल में अलग से आपका टैक्स देंगे, तो आप उसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा जो आपने एडवांस टैक्स भरा है। तो उसके लिए आता है एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट, ATADJ मीन्स एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट करके। तो उसमें क्या, इस केस में क्या होगा कि एडवांस टैक्स आपने जो भरा है उसके अगेंस्ट में आपने अभी बिल इशू किया करंट मंथ में, जो प्रीवियस पीरियड में आपने एडवांस टैक्स भरा था उसका अपने करंट पीरियड में अपने बिल इशू किया और उसके सामने उसको एडजस्ट कर रहा है एडवांस टैक्स को, तो आपका लाइबिलिटी उस केस में 0 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा, ओनली प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस आर टू बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। नोट, इफ एनी एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस टैक्स देन प्रॉपर टैक्स इनवॉइस ऑल्सो बी इशूड इन द सेम मंथ। अब क्या होगा कि अगर आपको कोई भी एडवांस रिसीव्ड हुआ है, आपने उस पर एडवांस टैक्स भर दिया, तो एडवांस एडजस्टमेंट तभी करना अब उसका जब उसका प्रॉपर सेल इनवॉइस अब बना चुके हो।
अदरवाइज मत करना, क्योंकि उसमें क्या लाइबिलिटी आपकी पहले कम हो जाएंगे, फिर बाद में आपको अलग से टैक्स आएगा। तो जिस दिन आप इनवॉइस इशू कर रहे हो उसी दिन आप उसका उसी पीरियड में आप एडजस्टमेंट करते ताकि आमने सामने उसकी लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाए उस बिल की। सेम इसमें भी ऐसे ही है, पॉइंट्स टू बी नोटेड के लिए कि आपको कोई भी इनवॉइस नंबर या जो भी अमेंडमेंट आप कर रहे हो, किसी का भी कोई भी प्रकार का आप अमेंडमेंट करो तो फाइनल अमेंडमेंट होगा, उसके दोबारा वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते। 10th पॉइंट आता है हमारा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मीन्स द सप्लाई इज एग्जेम्प्ट और नील और नॉन जीएसटी। अब कोई भी आपका सप्लाई है, एग्जेम्प्ट है या नील रेटेड है और नॉन जीएसटी है, तो वो EXEMP वाले टेबल में रिपोर्ट होगा, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, या इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि आपको अगर कोई भी अमेंडमेंट रहता तो आप कर नहीं सकते हो। देयर इज़ नो अमेंडमेंट टेबल गिवन फॉर एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और नॉन जीएसटी सेल्स। अगर आपका कोई भी वैल्यूज़ में अगर चेंजेस है या डिफरेंस है तो आपको जिस पीरियड में आपको पता चला है उसी पीरियड के टेबल में, सेम टेबल में आप उसको वैल्यूज़ में पुट कर लीजिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपके। इसके लिए कोई अमेंडमेंट का टेबल नहीं दिया गया है। फिर आता है हमारा HSN की समरी। HSN वाइज समरी ऑफ गुड्स सर्विस सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब आपने जैसे 1 से लेकर 10th पॉइंट तक जो भी आपने सेल किया है उसकी एक समरी जो रहेंगे HSN वाइज समरी, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट होंगे आपके HSN के टैब में। उसमें क्या जाएगा आपका HSN जाएगा, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है आपका, UQC जाएगा। UQC क्या होता है आपका, मीटर्स में है, पीसेस में है, किलोस में है, यूनिट्स में है, जिस चीज़ में भी है आपका वो उसमें UQC आप डाल दीजिए। टोटल क्वांटिटी कितनी गई हो उस UQC में, टोटल वैल्यू, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, उसका टैक्स IGST है, CGST, HGST है, सेस अमाउंट है, ये सब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से जनरेट हो जाता है। तो बस ध्यान रखिएगा आप सिर्फ ये रिपोर्ट सही से हो जाना चाहिए, मतलब 1 नंबर से लेकर 10 पॉइंट तक आपका जो भी सेल्स हुआ उसका नेट सेल्स का फिगर HSN के साथ मैच करना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एंड सर्विस के केस में जो 99 से सर्विस के HSN कोड चालू होते हैं उसको हम SSC कोड बोलते हैं, और उस केस में UQC हमेशा NA आएगा। गुड्स के केस में UQC पीसेस में भी हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, किसी केस में भी हो सकता है, लेकिन सर्विस के केस में जो 99 से HSN कोड चालू हो रहे हैं वो सब सर्विस के HSN कोड रहेंगे, और उसमें UQC हमेशा NA रहेंगे और क्वान्टिटी ज़ीरो रहेंगी, क्योंकि सर्विस की कोई क्वान्टिटी होती नहीं है। अब इसमें HSN कोड का क्या क्राइटेरिया है। 4 डिजिट HSN आर मैंडेटरी इफ़ टर्नओवर इज़ बिलो 5 करोड़। अगर आपका 5 करोड़ के अंदर टर्नओवर है तो आपका 4 डिजिट का HSN मैंडेटरी, चाहे HSN हो या SSC, सर्विस का कोड या गुड्स का HSN कोड हो, 4 डिजिट का चाहिए। अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट का लगेगा। अगर आपका उससे भी ज़्यादा टर्नओवर है, मोर देन 50 करोड़ या 100 करोड़, तो आप 8 डिजिट का स्पेसिफिक HSN कोड मैंडेटरी रहेंगे आपको। अब इसमें May 25 ऑनवर्ड से क्या हुआ है कि B2B एंड B2CS HSN सेपरेटली रिपोर्टेड इन GS1 टेबल। अब टेबल का फॉर्मेट हमेशा वही रहेगा, ये जो फॉर्मेट है टेबल का वही रहेगा, बस इसमें B2B का अलग ये पार्ट हो गया एंड B2C का सेम अलग पार्ट हो गया। मतलब HSN B2B एंड HSN B2C 2 टेबल रहेंगे, मतलब 2 टैब रहेंगे उसके अंदर आपको R1 केस में, तो आपको अलग अलग रिपोर्ट करना रहेगा, B2B का अलग, B2C का अलग, ताकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपका B2C में HSN कौन सा सेल हो रहा है एंड B2B में कौन सा हो रहा है। एंड 12th पॉइंट है जो डॉक्स का है, डॉक्स की एक सीरीज आती है कि आपने कितने बिल इशू किए, कितने कैंसिल किए, उसकी एक रिपोर्टिंग होती है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका कभी किसी भी तरीके से अगर रह जाता है, कुछ गलत फाइल हो जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक सिर्फ इतना बताता है आपको आपके टोटल बिल कितने इशू हुए थे और उसमें से कैंसिल कितने बिल थे, बस। तो यही था हमारा GST R1। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा।